हेलो प्यारे मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं समतल में गति, और समतल में गति में हमने आपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव मोशन, आपेक्षिक गति के बारे में पढ़ा इससे पहले के वीडियो में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक उसका उदाहरण लेंगे, उसको देखेंगे। यानी जैसे कहते हैं भाई बरसात, वर्षा में कोई व्यक्ति छाता कहाँ लगाएगा, किस तरफ जाएगा बरसात से बचने के लिए। एक ये है आपेक्षिक गति में, और एक दूसरी चीज़ है, इसी वीडियो में रखेंगे उसको भी। आपेक्षिक गति में नहीं है वो, लेकिन वो भी सदिश राशियों के जोड़ने और घटाने से संबंधित है, परिणामी वेग निकालने से संबंधित है। वो है जैसे नदी को पार करना है, तो कुछ लोग नदी को पार करने वाली जो स्थिति होती है उसको भी आपेक्षिक गति में ही रख देते हैं, ठीक। लेकिन वो बिना इसके यानी बिना आपेक्षिक गति के भी वो चीज़ हो जाती है। आप उसे आपेक्षिक गति में रख लें तो ठीक है, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं होगी, वो हो जाएगी। और अब देखिए जितनी भी गति हैं सबको आप आपेक्षिक गति में रख सकते हैं, क्योंकि किसी न किसी के सापेक्ष में तो गति हो ही रही होती है, ठीक। तो अपेक्षिता या सापेक्षिता ये सामान्य सिद्धांत है। आप जिसको चाहे इसमें रख सकते हैं, जिसको चाहे इससे अलग रख सकते हैं आप। तो यहाँ अगर बरसात की बात करें, बरसात हो रही है, छाता किस तरफ रखेगा, कोई व्यक्ति बरसात में चल रहा है, एक तो ये तो सीधी सीधी बात है, ये तो अपेक्षिता में ही रहेगा। लेकिन नदी पार करने वाला है तो उसे सामान्य विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक। पानी में कोई जहाज जा रहा है, हवा बह रही है, तो किस दिशा में हवा उसको लेके जाएगी, परिणामी वेग क्या होगा, ये भी आप सामान्य तरीके से कर सकते हैं। तो इन तीनों बातों पर हम विचार करेंगे, बरसात पर भी, नदी पार करने पर भी, और कोई हवा में कोई जहाज़ जा रहा है, मान लीजिए पानी के ऊपर कोई जहाज़ जा रहा है, पानी का जहाज़ जा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो चल रही हो हवा में और जिसको हवा प्रभावित करती हो, हवा बह रही हो, हवा प्रभावित करती हो, तो परिणामी वेग कहाँ होगा। सबसे पहली बात आती है अपेक्षिता की, यानी रिलेटिव मोशन की, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बरसात के होने पर। बरसात में छाता कहाँ रखते हैं, तो देखिए, तो मैं लिख देता हूँ वर्षा, बस, ठीक। यानी बरसात होती है तो उसका एक केस ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए मैं दो दिशाएं बना लेता हूँ, इसे बना लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक्स अक्ष, और इस पे कोई व्यक्ति चल रहा है, मान लीजिए आगे की तरफ, ये है यू, उसकी चाल है ये यू। अगर मैं इसे वेग बना दूँ, व्यक्ति का वेग, तो मुझे इस पे दिशा लगानी पड़ेगी, यानी मुझे इसके साथ सदिश जो एक दिशा होती है, सदिश रूप में इसको लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए सदिश रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, यू सदिश, और फिर मुझे लिखना पड़ेगा ये यू आई कैप, ठीक। और जो भी है मीटर पर सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड, ये मुझे बनाना पड़ेगा ऐसे। अब मान लीजिए व्यक्ति जा रहा है और इस व्यक्ति के पास एक छाता है या छाता नहीं है, इसको बरसात किस तरफ से लगेगी, सवाल ये है। जिस तरफ से इसको बरसात लगेगी ये अनुभव करेगा, उसको छाता लगा देगा तो रोक लेगा बरसात को। अब मान लीजिए यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ बरसात हो रही है, तो इसे मान लेता हूँ मैं वाई अक्ष ऐसे, और नीचे की तरफ बरसात हो रही है। तो बरसात होने के लिए मान लीजिए यहाँ ये व्यक्ति यहाँ आके कोई बरसात की बूंद इसको लगती है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि कौन सी बरसात की बूंद इसको लगेगी और वो इसके लिए वो किस तरफ चल रही होगी, किस दिशा में चल रही होगी। अब जैसे मान लीजिए कोई बूंद यहाँ पर है बरसात की, मान लीजिए, और ये नीचे की तरफ गिर रही है, तो जब तक ये व्यक्ति यहाँ आएगा ये तो गिर जाएगी, सीधी सी बात ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति किस बूंद को पकड़ेगा, कौन सी बूंद इस व्यक्ति को लगेगी। देखिए ये मान लेते हैं कि ये एक्स है, ये दूरी यहाँ पर अगर देखते हैं हम मान लेते हैं कि मूल बिंदु पे आके बरसात की किसी बूंद में और इसमें टक्कर होने वाली है, तो हमें देखना है कि वो बूंद इसको कैसे लगेगी, किस दिशा में लगेगी या किस वेग से लगेगी। अब मान लीजिए यहाँ कोई बूंद है बरसात की, कोई ड्रॉप यहाँ पर है और ये चल रही है नीचे की तरफ वी से, तो वी सदिश अगर बनाना चाहें तो ये बनेगा मान लीजिए वी जे कैप, और ये बनेगा माइनस में, और ये बनेगा मीटर प्रति सेकेंड, मान लिया इसकी यूनिट है, इसका मात्रक है, इसकी इकाई है, जो भी है। अब ये बरसात की ये वाली बूंद इस व्यक्ति को लगने वाली है, ये वाली बूंद गिर जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि इस बूंद को यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, ऐसे यूँ। अब देखिए ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक चलेगा, कितनी दूर जाएगा, x। ऐसे ही ये बूंद जब नीचे गिरेगी तो कितनी दूर जाएगी, y पे गिरेगी आके, ऐसे। इसका मान लेते हैं इसका विस्थापन होगा y।
अब मान लीजिए ये व्यक्ति इस बूंद की तरफ बढ़ रहा है, तो ये बूंद इस व्यक्ति की तरफ बढ़ रही है इस दिशा में, ऐसे। यानी अगर ये व्यक्ति इस बूंद को देखे, व्यक्ति को पता हो कि मुझे ये बूंद लगने वाली है, तो इसको देखे तो इस दिशा में इसकी तरफ बढ़ रही है ये बूंद। तो अब ये बूंद मान लीजिए थोड़ा नीचे आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ पहुँच गई मान लीजिए, तो व्यक्ति थोड़ा आगे पहुँच जाएगा, व्यक्ति भी चल रहा है। अब देखिए एज इट इज़ ये मामला ऐसे कैसा ही बना हुआ है। तो व्यक्ति और बूंद का विस्थापन ये है, ये जो विस्थापन है यहाँ, ये है वो विस्थापन जिसके कारण ये गति हो रही है, जो इसमें बदल रहा है। अब मान लीजिए छाता कहाँ रखना पड़ेगा, तो कह रहे जहाँ पर वेग होगा, जहाँ पर यानी जिस दिशा में इसको बूंद आती हुई दिख रही होगी वहाँ पर छाता रखेगा, या इसको लगेगी वहाँ पर छाता रखेगा। तो छाता रखने का मतलब ये हो गया कि अगर हम इस त्रिभुज को वेग के त्रिभुज पर बना दें तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये त्रिभुज, मान लीजिए ये हो गया बरसात का वेग, इसे लिख दें v इस प्रकार, और ये हो गया व्यक्ति का वेग, इसे लिख दें u इस प्रकार, और ये हो गया बरसात की बूंद का वेग जो बरसात को लगेगी, यानी ये हो गया v रिलेटिव, ये वाला। इस तरह का ये त्रिभुज बनेगा, क्योंकि हमने विस्थापन से देख लिया कि इस तरह का त्रिभुज है, इस दिशा में लग रहा है। अब मान लीजिए हम देखें कि किस दिशा में सही मायने में ये लगेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि v रेन जो है, रिलेटिव जो है, सापेक्ष जो है, वो है v माइनस u, यानी व्यक्ति के सापेक्ष में। तो व्यक्ति घट जाएगा बूंद में से, ठीक, यानी जिसके सापेक्ष में गति देखी जाती है उसका वेग घट जाता है, उसमें से जिसको देखा जाता है। तो ये हो गया v माइनस u, इस तरीके से, ठीक। अगर हम देखें कि हम इनको वैल्यू में डालना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ एक उदाहरण मान लिया कि एक y अक्ष पे है, एक x अक्ष पे है, तो ये किस तरीके से हो रहा है। देखो v क्या है, देखो v है माइनस vj, u क्या है, u है प्लस में ui, यानी माइनस, और ये है प्लस में ui कैप, ऐसे। तो देखा जाए तो जो आपेक्षिक वेग है, यानी बूंद कहाँ आ रही है व्यक्ति के लिए, वो क्या बन गया, वो बन गया माइनस vj, और ये माइनस हो जाएगा ui, यहाँ बन गया। देखिए ये बन गया रिलेटिव वेलोसिटी, यानी आपेक्षिक वेग। अब बात करें इसके परिमाण की और दिशा की, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको बना कर देखें कि इस व्यक्ति को ये बूंद किस दिशा में चलती हुई दिखाई दे रही है, तो हम इसको इस तरीके से बना के देख सकते हैं। देखो मान लीजिए बना दें दोबारा इसको ऐसे। अब देखो ये क्या है, y अक्ष, ये है x अक्ष। तो x अक्ष पे कितना है, ये माइनस में है, x अक्ष पे माइनस में है, तो ये माइनस u बना दिया मैंने, ये मान लिया x अक्ष और ये मान लिया y अक्ष, ठीक है। और y पे कितना है, माइनस में है, तो ये माइनस v बना दिया मैंने, ये दोनों वेग मैंने दिखा दिए, ठीक। अब इनको मिला दूं ऐसे, तो इस तरफ को ऐसे बनेगा, यानी ये जो बूंद है ये इस व्यक्ति की तरफ इस दिशा में चलते हुए दिखाई देगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है वेग से देखने पर, ठीक। अब इसी दिशा में मान लीजिए व्यक्ति को छाता लगाना पड़ेगा बूंद से बचने के लिए, तो फिर ये हो जाएगी छाते की दिशा। ये छाता लग गया, देखो ये बूंद ऐसे बढ़ेगी तो छाते पे लगेगी, तो बच जाएगा। छाता किस दिशा में होना चाहिए। अब ये किस वेग से लगेगी, इसका परिमाण अगर देखें तो वी आर का परिमाण आप निकाल सकते हैं। परिमाण निकालना आप जानते हैं, ये हो गया v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर। क्या माइनस v है, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये आप जान चुके हैं सदिश राशियों में। परिमाण करते हैं तो माइनस इसमें नहीं जाता, अंदर उनके स्क्वायर होते हैं, उनका वर्ग हो जाता है, वो जुड़ जाते हैं, फिर उनका वर्गमूल हो जाता है। तो ये क्या है, ये परिमाण है, यानी किस चाल से बूंद व्यक्ति को लगेगी, ये बात है। और किस दिशा में लगेगी, अगर इस दिशा का कोण ज्ञात करना चाहते हैं किस दिशा में लगेगी, देखो कोण ज्ञात करना है तो इधर से बना सकते हैं कोण, x अक्ष से बना हुआ कोण ऐसे यूँ। तो x अक्ष से बना हुआ कोण ये हो सकता है, देखो इसको बना लेते हैं थीटा। तो देखो लंब बटे आधार, तो tan थीटा कितना बन रहा है, देखो
टेन थीटा बन रहा है माइनस वी बटे माइनस यू, यानी ये हो गया वी बाई यू। तो थीटा करें तो टेन इनवर्स लगा देंगे, टेन इनवर्स वी बाई यू, ऐसे। यानी इतने कोण पर, अपने चलने की दिशा से इतने कोण पर, ये कोण कौन सा निकल गया देखो, ये कोण देखा जाए तो ये वाला निकल गया, ये वाला कोण निकल गया, देखो ये निकल गया थीटा। ठीक, यानी इतने कोण पर अपने चलने की दिशा से छाता रखना होगा तो बरसात से बच जाएगा। तो ये बिल्कुल सरल सा उदाहरण है। उदाहरण के साथ में हमने अपना फॉर्मूला लगाया और देखा कि ऐसे बरसात लगती है। 11th क्लास के लेवल पर ये चीज़ है, कंपटीशन लेवल पर ये चीज़ नहीं है। कंपटीशन लेवल पे इसमें थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। जब मैं कंपटीशन के सवाल कराऊंगा आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो फिर थोड़े बहुत चेंज होंगे इसमें, वो मैं बताऊंगा। ठीक, अब इसी पर आधारित, बिल्कुल इसी पर आधारित एक एनसीईआरटी का सवाल है, वो मैं करा देता हूँ। बिल्कुल उदाहरण है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वर्षा हो रही है। तो जो v की वैल्यू है देखो ये है, ये उदाहरण लिख देता हूँ पहले मैं, ये उदाहरण है एनसीईआरटी का और उदाहरण की संख्या है 4.6, ये है देखो। तो v का मान, v आ रही है 35 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे। यानी बरसात हो रही है नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो कितना हो गया v का मान 35। कोई महिला पूर्व से पश्चिम दिशा में कोई महिला 12 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। तो मान लीजिए इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो मान लीजिए ये महिला है, तो u का मान कितना आ गया, u आ गया 12 मीटर प्रति सेकंड, ऐसे। ठीक, वर्षा से बचने के लिए उसे छाता की दिशा में लगाना चाहिए। तो छाता लगाने की दिशा ये हो गई, देखिए थीटा, टेन इनवर्स, बरसात की चाल क्या है 35 और महिला की चाल क्या है 12, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक, किस दिशा में ये छाता लगाना चाहिए, देखो अब देखा जाए तो पूर्व से पश्चिम दिशा में ऊपर की तरफ थीटा कोण पर, पूर्व से पश्चिम दिशा में ऊपर की तरफ थीटा कोण पर इसे, ये थीटा कोण आ गया, छाता रखना चाहिए बरसात से बचने के लिए। अब ये आ गया कि किस चाल से उसको बरसात लगेगी, तो यहाँ से मिल जाएगी। मान लीजिए किस चाल से बरसात लगेगी उसको, देखो अगर वो भी निकालनी होती है तो वो भी निकल जाएगी। देखो ये हो गया 35 का स्क्वायर और ये हो गया 12 का स्क्वायर। देखो अगर बरसात लगेगी उसको तो इस चाल से लगेगी। ठीक, तो यानी जो सूत्र बनाया, जो सूत्र की हमने स्थापना की, वो बड़ी आसानी से उस सवाल के ऊपर लग गया जो सवाल किताब में, बुक में है। ठीक, तो ये तो थी बरसात की बात। अब इसके बाद बरसात पर आधारित एक सवाल और मुझे देखता हूँ मैं, इसकी अभ्यास में कोई सवाल है तो उसको भी कर देता हूँ मैं यहीं पे। नहीं, और कोई नहीं, बस एक उदाहरण दिया गया था आपको ना। ये रहा देखो 12 नंबर का एक सवाल है, वो बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। ये है 12, एनसीईआरटी 12, तो लिख देता हूँ मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.12। ठीक, ये है देखो, ये क्या कह रहा है कि वर्षा का पानी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से नीचे की तरफ गिर रहा है। तो बरसात का पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो v कितना हो गया, 30 हो गया, देखो मीटर प्रति सेकंड, है ना। और कोई महिला उत्तर से दक्षिण की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब क्या करें, अब इसे उत्तर मान लें, इसे दक्षिण मान लें। तो क्या हो गया यहाँ, इसे मान लिया उत्तर और इसे मान लिया दक्षिण, दिशाओं को बदल लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इस सवाल में, है ना, उदाहरण में था क्या, पूर्व से पश्चिम, इसमें कितना है, उत्तर से दक्षिण। और ये चल रही है महिला 10 मीटर प्रति सेकंड से, तो u हो गया 10, ऐसे। ठीक, तो उसे अपना छाता किस दिशा में रखना चाहिए। तो ये आ गया छाता, देखो छाते की दिशा ये होती है। तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 10 इनवर्स 30/10,
यानी बरसात बटे महिला, बरसात की चाल महिला की चाल। तो इससे क्या हो गया, थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया tan इनवर्स 3। ठीक, कहाँ से, उत्तर से दक्षिण दिशा, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। तो ये कौन बन गया, देखो ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ। ठीक, तो इस दिशा में छाता रखना चाहिए। यानी सरल से सवाल थे दोनों, एक उदाहरण भी ऐसा ही था, एक सवाल भी ऐसा ही था, और सवाल का नंबर मैंने लिख दिया इस तरीके से। ये आ गई दिशा tan इनवर्स 3 के कोण पर उत्तर से दक्षिण दिशा से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में इसको tan इनवर्स 3 के कोण पर अपना छाता रखना होगा। ठीक, हो गए दोनों सवाल। तो बरसात, अब आती बात नदी को पार करने की। अब नदी को पार करने के लिए बनाते हैं, नदी को पार करने में परिणामी वेग कहाँ, यानी नाव चलेगी कहाँ, जाएगी कहाँ, पानी की चाल या पानी का वेग उसको प्रभावित करेगा। तो उसको देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये मानते हैं कि जो नदी है वो किस तरफ को चल रही है, यानी पानी किस तरफ को बह रहा है। तो मान लेते हैं कि इस तरफ को नदी बह रही है, देखो ये नदी बह रही है इस तरफ को ऐसे, और ये है नदी के किनारे, एक ये वाला एक ये वाला, और ये आगे की तरफ नदी बह रही है, इसका वेग मान लेते हैं u मीटर प्रति सेकंड। ठीक, लिख देते हैं पानी की चाल, है ना, तो लिख देते हैं, या पानी का वेग, पानी का वेग। ठीक, और जो अक्ष हैं, अक्षों का रूपांतरण करते हैं, अक्षों को बताते हैं, सॉरी अक्षों का जो निरूपण है वो करते हैं, अक्षों को बताते हैं। ये हो गया मान लो x अक्ष, और ये ऊपर को हो गया मान लो y अक्ष। ठीक, ऐसे। अब पानी में कोई व्यक्ति मान लो इस किनारे से उस किनारे तक जाना चाहता है, जिसमें हमने कहा कि पानी की जो चाल है वो u है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति इस किनारे पर जाना चाहता है, तो व्यक्ति किनारे पर कहाँ पहुँचेगा इसको निर्धारित करेगा पानी और व्यक्ति दोनों का वेग। व्यक्ति किस वेग से चलता है, किस तरफ को चलता है, परिणामी वेग कहाँ पर होगा। अब हम ये क्या मानते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई नाव इस दिशा में चलती है। अब नाव को बनाते हैं कुछ इस तरीके से बना देते हैं, नाव को देखो ऐसे बना देते हैं नाव को, और ये वेग जो देती है ये देती है v, और लंबवत दिशा से कोण है थीटा। यानी नाव इस दिशा में चलती है, नाव को इस दिशा में चलाया जाता है। अब इस दिशा में चलाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि अगर ये पानी रुका हुआ होता, अगर ये पानी नहीं चल रहा होता, नहीं बह रहा होता, तो नाव इसी दिशा में जाती। यानी जो सही मायने में वेग है नाव का वो क्या है, वो v है। अब बात यह आ गई कि v वेग दिया गया नाव को इस दिशा में, पानी को दिया गया आगे की तरफ, तो नाव जाएगी किस तरफ। तो कहता है यहाँ पर आपको एक समानांतर चतुर्भुज की तरह काम करना पड़ेगा। आपने ये वेग दिया नाव को, और ये वेग यहाँ कुछ आगे नदी का मानना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक समानांतर चतुर्भुज जैसी स्थिति बनानी पड़ेगी, ऐसे यूँ ऐसे, और ये बनेगा परिणामी वेग यहाँ पर, यह बनेगा परिणामी वेग, इसे कहते हैं VR ऐसे। यानी फाइनली नाव आपकी इस तरफ चलेगी, यहाँ पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि जो वेग है पानी का वो उसको आगे की तरफ बहा के ले जाएगा। आप नाव को इस तरफ चलाते जाएंगे, पानी आगे धक्के देगा, पुश करता जाएगा, धकाता जाएगा उसको, है ना, बहाता जाएगा, तो नाव आपकी यहाँ पहुँचेगी मान लीजिए। ठीक, तो बात ये आती है कि हमें बताना है कि नाव यहाँ पहुँचेगी तो कितनी दूर पहुँचेगी। ये जो बहाव है ये, इसे क्या कह रहे हैं, इसे मान लेते हैं कि ये x है। ठीक, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट यानी कितना बह गया।
ठीक, आगे कितना बह गया। ड्रिफ्ट मतलब बिल्कुल सामने वाले किनारे का सामने वाला पॉइंट, बिल्कुल लंबवत दिशा में पॉइंट, पानी के लंबवत दिशा में पॉइंट से आगे कितना निकल गया या पीछे कितना रह गया, उसको कहते हैं एक्स यानी ड्रिफ्ट। अब कितना बह गया इसे क्या कहते हैं, मान लो मैं कह देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट, ऐसे। ठीक, ये आ गया मान लो। अब यह सामने ही पहुँचा, मान लो बिल्कुल यहाँ से चला और यहाँ सामने पहुँच गया, बिल्कुल विपरीत किनारे पर पहुँच गया सामने। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट क्या है, शून्य है। इसका मतलब यहाँ से इस तरीके से चला है कि यहाँ पहुँच गया। तो यानी हमें सूत्र बनाने हैं, तरीका बनाना है कि भाई x कितना होगा, कितना समय पार करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि नदी की जो चौड़ाई है वो हमें माननी पड़ती है। मान लीजिए नदी की चौड़ाई है d। ठीक, अब देखते हैं x अक्ष पर किस तरह की गति है, y अक्ष पर किस तरह की गति है। अब देखते हैं x अक्ष पर गति, इधर, और यहाँ बना लेते हैं y अक्ष पर गति। ऐसे अगर हम x अक्ष पर गति की बात करें और x अक्ष पर वेग की बात करें, तो x अक्ष पर परिणामी वेग है vx। इसमें आगे की तरफ जो वेग है वो नदी का है, वो हो गया प्लस u, और पीछे की तरफ जो वेग है वो इस वेग का एक घटक है। देखिए इसके दो घटक होंगे, एक होगा ऊपर की तरफ, उसे तुम कहोगे v cos थीटा, थीटा के पास वाला घटक बनाना तुम जानते हो, और पीछे को आएगा v sin थीटा। तो देखिए ये जो घटक आ रहा है इस नाव का वो पीछे की तरफ आ रहा है, पानी की विपरीत दिशा में। तो पानी की विपरीत दिशा में चलने का मतलब, अगर हम यहाँ खड़े हैं किनारे पर, हम किनारे पर खड़े होकर देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पानी को काट रहा है, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगी, परिणामी वेग क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, तो परिणामी वेग यानी विपरीत दिशा में है तो घट जाएगा। तो कितना बन गया, v sin थीटा। अपेक्षिक वेग नहीं, अपेक्षिक वेग से ना करें, सीधा परिणामी वेग लगा दें। मान लीजिए पानी ले जाना चाहता है u मीटर 1 सेकंड में, और व्यक्ति पीछे हट रहा है किससे, v sin थीटा से 1 सेकंड में, यानी v sin थीटा मीटर प्रति सेकंड है। तो कुल मिला के कुल कितना आगे बढ़ेगा ये व्यक्ति, तो ये प्लस है ये माइनस है, इतना आगे बढ़ेगा। यानी इस व्यक्ति को आगे की तरफ ले जाने वाला जो प्रभावी या परिणामी वेग होगा वो होगा u माइनस v sin थीटा। अब इस व्यक्ति को या इस नाव को जो भी आप कहें, अब ऊपर की तरफ देखें तो vy, अब ऊपर की तरफ देखें तो केवल v cos थीटा है, क्योंकि पानी का जो वेग है वो आगे की तरफ है, ऊपर की तरफ। ऊपर से मतलब नदी के लंबवत दिशा में, ऊपर से मतलब ऊपर की तरफ नहीं है, ऊपर से मतलब बोर्ड पर जैसे डायग्राम बना है उसमें अगर मैं बताऊं, नहीं, नदी की लंबवत दिशा में बात कर रहा हूं। तो नदी की लंबवत दिशा में पानी का कोई घटक नहीं है, केवल नाव का या जो व्यक्ति पानी पे चल रहा है, पानी में बह रहा है, पानी पे तैर रहा है, उसका ये घटक है v cos थीटा। तो ये होगा y की दिशा में, ये होगा v cos थीटा। अब मान लीजिए नदी पार करने में लगा समय t है। अब मैं लिखते हैं, मान लो नदी पार करने में लगा समय t है। ठीक, तो नदी पार करने में लगा समय का निर्धारण कहाँ पर होगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा। नदी पार करने में कुल विस्थापन कितना है, वो d है, और नदी पार करने वाला जो वेग है ऊपर की तरफ, या मैंने पानी की लंबवत दिशा में ऐसा बोलो तो कितना है, v cos थीटा है, और समय कितना मान लिया t। तो देखिए t का मान आ गया d बटे v cos थीटा, यानी इतने समय में नदी पार हो जाएगी। नदी को पार करने वाला जो वेग है वो कौन सा है, v cos थीटा। ठीक, हमने जो बनाया है हमारे अनुसार। अगर आप इन कोण को बदलते हैं, मान लीजिए थीटा यहाँ से नहीं मानते, थीटा यहाँ से मानते हैं, तो अपने तरीके से आप घटक बना लें, उसके हिसाब से कर लें। ये तो एक विधि है। मान लीजिए आप यहाँ से पूरा कोण मानते हैं, तो उस कोण में से 90 डिग्री घटा लें, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री है 90, तो फिर यहाँ से बना के फिर घटक बना लें। घटक बनाना तो आपको हर हाल में आना ही चाहिए, घटक कैसे बनाने होते हैं। ठीक, अब देखिए ये समय अब आ गया x, यानी ड्रिफ्ट की बात करूँ मैं
ड्रिफ्ट यानी x। अब देखिए आगे की तरफ ले जाने वाला जो वेग है, प्रभावी वेग है, परिणामी वेग है, वो क्या है? वो है u माइनस वी साइन थीटा। और समय कितना लगा नदी पार करने में? कितना समय लगा? यही समय लगा, तो ये समय t लगा दिया। तो ड्रिफ्ट आगे ही निकल कर u माइनस वी साइन थीटा और इसको गुणा कर दिया d बटे वी कॉस थीटा से। तो ये वो है जो सामने वाले किनारे से, बिल्कुल किनारे पर दूसरी तरफ वाले बिंदु से जो बिल्कुल लंबवत दिशा में हो, उससे कितना आगे बह जाएगा या कितना पीछे बह जाएगा। अब इसका मान अगर नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इधर है, यानी इधर पहुंचा है। अगर ये 0 आ जाता है तो इधर पहुंचा है। अगर ये धनात्मक आता है तो आगे की तरफ बह गया। कितना नदी पार करने में लगा समय कितना है? ये है। तो कुल मिलाकर हमारे पास ये 2 संबंध हैं। अगर हम इन 2 संबंधों को याद कर लें, एक टाइम का और एक ये, और समझ लें कि इस तरह के चित्र पर, इस तरह के डायग्राम पर ये संबंध बनाए जाते हैं, तो फिर हम सवाल में से कोण निकाल कर ये कोण रख दें, नदी की लंबवत दिशा से कोण कितने पर चला है नाविक, तो हमारे आंसर सारे ठीक ठीक आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक डेरिवेशन है जो हमारे काम आता है, किसी भी सवाल में ये लग जाता है। ठीक। अब बात करते हैं कि ये सवाल में लगेगा कैसे। ठीक, अब इसे लगा के दिखाता हूं, मैं आपको सवाल करके बताता हूं। ठीक है। तो सूत्र की स्थापना हो जाने के बाद, फॉर्मूला बन जाने के बाद, अब मैं सवाल पे लगा के बताता हूं आपको। अभी देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति स्थिर पानी में, यानी ठहरे हुए पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है। यानी ठहरे हुए पानी में कोई व्यक्ति किस चाल से चल सकता है? वो है v। तो v का मान आ गया। एनसीईआरटी का सवाल लिख रहा हूँ। एनसीईआरटी का ये सवाल नंबर है 413 यानी 413। तो स्थिर पानी में, यानी सही मायने में जो व्यक्ति की चाल है या तैर सकता है पानी में, वो है v माना उसको, तो v है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको चाहे तो मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं आप। उसे 1 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करना है, तो d है 1 किलोमीटर। यानी कितनी नदी चौड़ी को पार करना है, मतलब कितनी चौड़ी नदी को पार करना है, वो है 1 किलोमीटर। अब पानी बह रहा है, पानी मान लीजिए बह रहा है, तो पानी का वेग या चाल बताई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पानी का है। उसे नदी को पार करने में कितना समय लग जाएगा? यदि वह बहाव के लंबवत तैर रहा हो, या फिर जब वह नदी के दूसरे किनारे पहुंचता है तो वह नदी के बहाव की ओर कितनी दूर पहुंचेगा। ठीक, ये कह रहा है कि कितना समय लगेगा और वह नदी के बहाव के लंब तैर रहा हो, यानी नदी के बहाव के लंबवत वो व्यक्ति तैर रहा है। तो नदी के बहाव के लंबवत वो व्यक्ति तैर रहा है, यानी जिस दिशा में वो व्यक्ति तैर रहा है वो कितना है? नदी के बहाव के लंबवत है। नदी के बहाव के लंबवत मतलब थीटा 0 है, यानी वो व्यक्ति ये जो वेग, ये जो चाल दे रहा है अपनी, वो नदी के लंबवत ही दे रहा है। तो इसका मतलब थीटा कितना है? 0 है। क्योंकि हम ये थीटा मान रहे हैं, ये कहाँ से मान रहे हैं? नदी के बहने की लंबवत दिशा से विपरीत दिशा की ओर मान रहे हैं। और सवाल में कह रहा है कि नदी के लंबवत ही वो तैर रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति की जो चाल है या जो वेग है वो नदी के लंबवत है। तो हमारे डेरिवेशन के हिसाब से थीटा 0 है, लंबवत तैर रहा है, तो यानी थीटा मिल गया हमें 0। ठीक, अब ये कह रहा है कितनी दूर बह के निकल जाएगा, यानी ये x कितना होगा ये हमें बताना है। पानी उसको कितना आगे ले जाएगा बहा के, एक उसको नदी पार करने में कितना समय लगेगा, ये समय हमें बताना होता है। ठीक, तो नदी पार करने में लगा समय ये निकाल लेते हैं पहले। ठीक, ये कितना है? d बटे v cos 0।
क्योंकि हमारे अनुसार देखा जाए तो जीरो है कोण, लंबवत दिशा से कोण जीरो है, क्योंकि व्यक्ति लंबवत दिशा में ही तैर रहा है। तो इसके लिए डी कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का मान होता है 1, तो सीधा सीधा समय आ गया डी। नदी 1 किलोमीटर चौड़ी है और व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो ये आ गया 1/4 घंटे, 1/4 घंटे यानी 15 मिनट। अगर देखा जाए मिनट में तो लिख सकते हैं 1/4 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा है, तो ये आ गया 15 मिनट। अब कितना आगे बह जाएगा, यानी अब x निकालना है हमें, तो x कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा। तो इसमें भी हमें थीटा का मान 0 लगाना है, तो लगा देते हैं u कितना है, आगे की तरफ जो है u, नदी बह रही है नदी बह रही है आगे की तरफ 3 किलोमीटर से, और व्यक्ति जो है चल रहा है v साइन थीटा माइनस v साइन 0। ये जो v है ना, ये 4 है, इसको 4 लगा देते हैं, देखो गलती हो जाएगा, फार्मूले में लगा रहे हैं वैल्यू, तो 4 लगा दो इसको, ये 4 आ गया। क्योंकि u क्या है, u है पानी की चाल, और ये v जो है व्यक्ति यानी जो तैर रहा है उसकी चाल, तो ये 0 और साइन 0। इसके बाद है d 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी है, और नीचे क्या है v cos थीटा, तो v cos थीटा यानी ये रहा, ये 4 लगेगा, तो ये 4 हो गया ऐसे। तो इसका मतलब ये x आ गया, देखो तुम्हारा ये 0 हो जाएगा, ये आ गया 3/4 किलोमीटर, ठीक। यानी सामने वाले किनारे से कितना आगे पानी इसको बहा के ले जाएगा, 3/4 किलोमीटर। यानी देखा जाए तो यहाँ छोटा सा डायग्राम बना के देखूँ, व्यक्ति चलेगा इस तरफ, ठीक, लेकिन जाएगा इस तरफ, क्यों, क्योंकि पानी इसको आगे की तरफ बहा के ले जाता रहेगा, पानी इसको आगे की तरफ बहा के ले जाता रहेगा, तो व्यक्ति यहाँ पहुँचेगा। तो ये कितना और आगे बह गया, ये चीज़ ये है 3/4 किलोमीटर। सामने वाले किनारे से कितना आगे बह गया, ये 3/4 है, और यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, ये लगा 1/4 घंटे या 15 मिनट हैं। तो ये सवाल था नदी को पार करने वाला। अब इसके बाद एक सवाल और है, जो इससे अगला सवाल है, किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर की चाल से हवा बह रही है। अब इसके बारे में मैं ये भी आपको कराता हूँ, ये भी सिखाता हूँ कि हवा बहने से परिणामी वेग पर क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। करेंगे अगला सवाल 4.14, ठीक। अब ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.14, ये वाली, यानी वही परिणामी वेग से जुड़ा हुआ, हवा बहा के ले जाएगी, है ना ऐसे। तो सदैव किसी बंदरगाह में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चल रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हवा चल रही है। अब ये हवा किस दिशा में चल रही है, ठीक। ये कह रहा है कि बंदरगाह पर खड़ी किसी नौका में जो झंडा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लहरा रहा है, यानी उत्तर पूर्व में लहरा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिशा में हवा चल रही है, जहाज अभी खड़ा हुआ है, नौका अभी खड़ी हुई है, उसी दिशा में झंडा लहराएगा। मान लीजिए हवा इधर को बह रही है तो झंडे का कपड़ा इस तरफ हो जाएगा, तो यानी इधर झंडा नॉर्थ ईस्ट में लहरा है तो हवा भी उसी डायरेक्शन में बह रही है। तो कुल मिलाकर अब यहाँ ऐसा मान लें, हवा के लिए बनाएं तो ऐसा मान लेते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल बीच में, तो यहाँ हवा बह रही है, ठीक। और हवा की जो चाल दी है, v जो बताया है, वो बताया है 72 किलोमीटर पर आवर,
ठीक, तो ये जो दिशा है ये किसकी बना दी, नॉर्थ ईस्ट बना दिया, ये बना दी हवा, ऐसे। क्योंकि अभी जो नाव है, जो नौका है, वो भी खड़ी हुई है। उसके बाद ये कहता है यदि वह नौका उत्तर की ओर 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू कर दे तो झंडा किस दिशा में लहराएगा, यानी झंडा जिस दिशा में लहराएगा हवा का परिणाम ही वहीं पर होगा। यानी कुल मिलाकर जहाज को हवा किस दिशा में लगेगी वहीं पर झंडा लहराएगा। उत्तर की तरफ चलना शुरू किया तो परिणामी, हवा का परिणामी जहाँ बनेगा, यानी हवा जिस दिशा में नौका के सापेक्ष हवा जिस दिशा में आएगी वही झंडा लहराएगा। तो कुल मिलाकर जो नाव है उसको चलाना शुरू कर दिया उत्तर दिशा की ओर। अब देखो नाव चलाई उत्तर दिशा की ओर, तो ये नाव जो है उत्तर दिशा की ओर चलाई, देखो ऐसे यूँ, और ये चलाई है यूँ मान लें इसको, ये चलाई है 51 किलोमीटर पर आवर से। तो ये जो कोण है ये देखो, ये बनेगा 45 डिग्री का कोण, ऐसे। ठीक, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हवा लग रही है नाव को, नौका को, झंडे को, तो झंडे के सापेक्ष हवा का वेग, ठीक, यानी नौका के सापेक्ष हवा का वेग। तो लिख देते हैं नाव के सापेक्ष हवा का वेग, ठीक, यानी इसमें से हो जाएगा कि हवा में से नाव का वेग घट जाएगा, सीधी सी बात है। तो अभी हमें लिखना पड़ेगा कि हवा का वेग कैसे निर्धारित होगा। तो हवा के वेग के दो घटक बना लेते हैं। इधर हवा का वेग 45, तो ये घटक होगा हवा में v cos 45, और ऊपर की तरफ हवा में घटक होगा v sin 45। तो हवा का वेग अगर लिखा जाए, हवा का वेग अगर लिखा जाए v वेग क्या होगा, v cos 45, इसे मान लेते हैं मान लीजिए x अक्ष, और इसको मान लेते हैं मान लीजिए y अक्ष। तो अब हम दिशाओं के सदिश लगा सकते हैं, सरल करने का एक तरीका है। तो ये कितना हो गया आई कैप, ये किसी भी सवाल में आप कर सकते हैं अपने तरीके से सरल करने के लिए। एक्स वाई मान लीजिए और वेग को सदिश रूप में लिख लीजिए, बाद में उन्हें जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, परिणामी निकाल लीजिए, ठीक। ऊपर की तरफ प्लस में v साइन जे कैप, ठीक, साइन 45 जे कैप है ना, साइन 45 जे कैप, v साइन 45 जे कैप, 45 अंश लिख सकते हैं इसको डिग्री में, है ना, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसका सदिश है, हवा का। और नाव का सदिश, नाव का वेग या नौका का वेग, नौका का वेग ऐसे लिख दो, u किस तरफ है, ऊपर की तरफ, यानी ऊपर से मतलब उत्तर की तरफ। बोर्ड पे दिखाया जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन उत्तर की तरफ, है ना। तो कितना है u, इसको u लिखेंगे, ये है 51, और ऊपर की तरफ है तो ये है जे कैप, ऐसे, ठीक। अब यहाँ लिखा नाव के सापेक्ष हवा का वेग, तो इसका मतलब सिंपल हो जाएगा कि जो वेग है वो कैसा, वो हवा माइनस नाव, तो इसे लिख देते हैं हवा और नाव, ऐसे लिख देते हैं इसको, हवा और नाव, ठीक। अब ये वेग बनेगा, देखो हवा में से नाव घटाएंगे, यानी हवा के वेग में से नाव घटा देंगे, तो इसमें से इसे घटा दो, तो ये बन गया, देखो यहाँ पे चीज़ आएगी। तो पहले तो v cos 45 आई कैप प्लस v साइन 45 जे कैप माइनस 51 जे कैप, ये चीज़ आ गई, देखो, ठीक, साइन 45 डिग्री, है ना, ऐसे। अब v का जो मान है, हवा की जो चाल है वो है 72, वो रख देते हैं, परिमाण रख देते हैं, उसका वेग का परिमाण रख देते हैं। तो लिखते हैं इसको 72/√2 cos 45 का मान, ये आई कैप प्लस ये 72/√2 माइनस 51, ये है जे कैप, ऐसे, ठीक। अब इसे हल कर दें अगर, तो ये कट जाएगा,
क्यों? क्योंकि 72/2 51 आएगा। आप हल करके देखेंगे तो ये 51 आ जाएगा। अब इसके बाद कितना बचा? 51, ये बचा आई कैप। ठीक, तो 51 आई कैप क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो यहाँ पे दिशा जो आ रही है वो कितनी आ रही है? आई कैप। आई कैप किस तरफ है? पूरब की ओर। यानी जो सापेक्ष या आपेक्षिक वेग है वो किस तरफ आ रहा है? पूरब की ओर। यानी चलते हुए झंडे पर जो हवा परिणामी बना रही है, जिस दिशा में हवा उसको लग रही है वो है पूरब की ओर, क्योंकि आई आया। देखो आई कैप, और आई कैप किस दिशा में माना हुआ है? पूरब की ओर। तो इसका मतलब झंडा किस दिशा में लहराएगा? पूरब की ओर। पश्चिम पूरब, पूरब पश्चिम दिशा में झंडा लहराएगा, पूरब की ओर झंडा लहराएगा, ये मान के चलो आप। ठीक, तो हो गया ये सवाल आपका, है ना? क्लियर? ये था हवा किस प्रकार प्रभावित करती है, हवा में आपेक्षिक वेग कैसे निकालते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर आपेक्षिक वेग क्या था, इससे पहले के वीडियो में मैंने उसके डेरिवेशन बनाए। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसमें परेशानी आ जाती है। पहले क्या करना है, इसकी थ्योरी को समझ लेना है। इससे पहले के वीडियो में जाएंगे, वीडियो नंबर 8, 9 जो भी इससे पहले का वीडियो है, समतल में गति में भाग 8 या 9 में जो भी है, उसके बाद इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक, और ये एनसीईआरटी के जो सवाल उदाहरण मैंने इस वीडियो में किए हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं के लिए। ठीक, खैर आगे अब बात करेंगे प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, इसी अभ्यास में, इसी अध्याय में चलेंगे। अभी ये चैप्टर चल रहा है, वृत्तीय गति, प्रक्षेप्य गति, है ना, उन पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।